अस्सलामुअलैकुम। कैफ 3 लेक्चर 10 स्टार्ट हो गया, डबल फिगर्स में आ गए। इसके आगे एक और सिफर भी लगेगा, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, तो फिर ट्रिपल फिगर्स में चले जाएंगे। अच्छा जी, एफओएच का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। हमने बात ये की थी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है अगर हमें, तो हमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच की कॉस्ट तीनों चाहिए होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर नॉर्मली हमें पता होता है, तो जैसे जैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं हम उसके अंदर उस कॉस्ट को शामिल करते रहते हैं। लेकिन एफओएच की जो कॉस्ट है वो नॉर्मली पीरियड के एंड पे जाके पता लगती है कि असल में कितनी है। लेकिन हम पूरा पीरियड इसका वेट नहीं कर सकते, हम कुछ भी ना करें, पीरियड का एंड होने दें, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए फिर हमें एफओएच की कॉस्ट एस्टिमेटेड निकालनी पड़ती है। ठीक है, एफओएच कहते हैं किसको हैं? ओवरहेड्स। पहले तो एफओएच तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, पहली बात है। ओवरहेड्स किसको कहते हैं? ओवरहेड्स कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। अगर तो वो फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट है, और अगर वो फैक्ट्री के नहीं है, नॉन फैक्ट्री है, नॉन प्रोडक्शन है, तो वो फिर पीरियड कॉस्ट है। तो ये ओवरहेड्स कॉमन एक्सपेंसेस हो सकते हैं। कॉमन एक्सपेंसेस हैं तो इनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जो जो चीज़ बन रही है उसको उसकी कॉस्ट एलोकेट की जाती है। अगर 10 तरह की चीज़ें बन रही हैं हमारे बिजनेस में तो 10 पे, अगर एक ही बन रही है तो सारी कॉस्ट उस एक को जाके या वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको एलोकेट करते हैं, अपोर्शन करते हैं कॉस्ट को हर यूनिट के ऊपर। ठीक है, तो ये जो एलोकेशन या एब्जॉर्प्शन है, अगर इसकी बात करें तो इसके लिए हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स को, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, कॉमन कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ होता है, जिसके अंदर 3 सिस्टम्स हैं: सिंगल रेट सिस्टम, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम और एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम। ठीक है जी, सिंगल रेट सिस्टम हमने ख़त्म कर लिया है बेसिकली, क्योंकि उतना ही था जितना करवा दिया। हाँ, आज प्रॉपर एग्जाम लेवल का एक सवाल मैं आपको पास पेपर का एक सवाल करवाऊंगा और एक आपका होमवर्क होगा, तो ये सिंगल रेट सिस्टम आज कंक्लूड हो जाएगा। मंडे को जब हम इंशाल्लाह आएंगे तो हम डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज करते क्या हैं इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर? हम करते ये हैं, चाहे ये सिंगल रेट सिस्टम है चाहे डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम है, इन दोनों के अंदर आप इस चैप्टर में देखेंगे ये 3 स्टेजेस होती हैं। हम पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर एस्टीमेट्स, बजट्स की बेस पर एक रेट निकालते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट उसको कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ द पीरियड क्या करते हैं? हम OAR कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड डेटा। ठीक है, फॉर्मूला है बजटेड, ये कल ही लिखा था या परसों लिख लिया था? कल ही लिखा था ना। हाँ, तो इतना आसान काम है, देखो। ठीक है, बजटेड डेटा की बेस पर हमने OAR निकालना है। क्या फॉर्मूला था OAR का? बजटेड FOH ओवर बजटेड बेस। यहाँ पे टोटल FOH लेंगे तो OAR जो आएगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो टोटल ओवरहेड का, यानी कि ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स पर यूनिट निकल आएंगे। और अगर आप सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स ले लेंगे तो फिर फिक्स्ड FOH का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। सिर्फ वेरिएबल ले लें तो वेरिएबल तो वैसे ही पर, वेरिएबल कॉस्ट तो वैसे ही पर यूनिट पर आवर होती ही है। ठीक है, खैर, तो OAR निकालना है तो हम बजटेड टोटल FOH कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं बजटेड बेस से। बेस 6 तरह की इस्तेमाल हो सकती हैं: प्रोडक्शन यूनिट्स, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, या फिर कॉस्ट के साथ लिंक कर दे तो मटेरियल की, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। ये मशहूर 6 जो है वो बेसिस हैं जिनको यूज़ करके आप कोई सी एक बेस यूज़ करके आप OAR निकाल लेते हैं। अब जब आपके पास ये OAR निकल आता है, ये प्री डिटर्मिन्ड रेट, स्टार्ट में खड़े होके एस्टिमेटेड रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये जब निकल आता है, इसके मुख्तलिफ नाम हैं, नोट्स में लिखे हुए हैं आपके। नोट्स जब आप मंडे को आप लेंगे इंशाल्लाह, तो OAR निकाल लेते हैं जब आप, तो फिर इसको उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं और इस OAR को अपने जेब में डाल के अब आप चल पड़ते हैं। आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है, आपकी गुड्स होना शुरू हो जाती है, और जब जब गुड्स प्रोड्यूस होती रहती हैं आप तब तब जितने यूनिट्स बनाए, कोई ऑर्डर आ गया 10 यूनिट्स का, कोई 100 का, तो जितने यूनिट्स बनाएंगे उन यूनिट्स के अंदर आप ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाएंगे इस OAR की बेस पे। यानी ओवरहेड पर यूनिट या पर लेबर आवर क्या होंगे? वही जो आपने OAR निकाला हुआ है, बजटेड। ठीक है, लेकिन आप ड्यूरिंग द पीरियड निकाल रहे होते हैं एब्जॉर्ब्ड FOH। ये कैसे निकलेंगे? OAR मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। अब पूरा पीरियड आपने FOH एब्जॉर्ब करवाए, पीरियड का एंड आया तो आपको बिल्स वगैरह रिसीव हो गया, आपने एक्चुअल पेमेंट्स कर दी और आपके एक्चुअल FOH निकल आए। अब भाई अंदाज़ा था स्टार्ट में खड़े होकर कि इतने FOH होंगे, इतने यूनिट्स वगैरह बनेंगे, बेस भी अंदाजे वाली थी कि इतने यूनिट्स, या आर यूनिट्स ही कर लो आसानी के लिए, इतने यूनिट्स हम बनाएंगे, बजट किया था।
ठीक है, और इतने एफओएच होंगे। ये दोनों में चेंज आ सकता है पीरियड के एंड पे जाके, प्रोडक्शन किसी वजह से कम हो गई या ज़्यादा हो गई बजट से, एफओएच किसी वजह से कम या ज़्यादा हो गए, महंगाई शंगाई हो गई, ठीक है, पीरियड के एंड पे जाकर। तो जो भी चेंज आएगा उसकी वजह से एब्जॉर्ब्ड एफओएच एक्चुअल से डिफरेंट हो जाएंगे। तो फिर हमने क्या करना है, पीरियड के एंड पे जाके वेरिएंस निकालना है, एफओएच का वेरिएंस। और वेरिएंस में क्या क्या कंपेयर करते हैं, बजटेड और एक्चुअल। बजटेड है ही कोई नहीं, बजट तो डस्टबिन डाले थे, वो तो सफाई वाले लेके भी चले गए, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, हमारे पास तो पड़े ही क्या, कौन कौन से हैं, एब्जॉर्ब्ड और, अगर एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा हैं एक्चुअल से तो ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ज़्यादा रिकॉर्ड कर, ज़्यादा ऐड कर दी कॉस्ट आपने गलती से अंदाजे की बुनियाद पे, तो सही कर लो, कम कर लेंगे, जहाँ करना होगा देखेंगे। और अगर आपने कम एब्जॉर्ब किए हैं, कोई कॉस्ट कम आपने ऐड की है, तो पीरियड एंड पे जाके वो तो थोड़ा बहुत फर्क है वो बढ़ा लें, टोटल में जाके एंड पे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। पर यूनिट के अंदर हम OAR ही डालते हैं। तो फिर एंड पे, पीरियड जब एंड होता है, पीरियड एंड पे खड़े होकर फिर सिर्फ एक ही बार पूरा साल, जो मिसाल के तौर पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, पूरा साल गुजरने के बाद एंड पे प्रोडक्शन तो सारा साल होती रही, तो पूरा साल आप प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर एब्जॉर्ब्ड एफओएच डालते रहते हैं। ये कोई इतना फर्क नहीं होता भाई, देखो ऐसे थोड़ा ही है कि आपने OAR निकाला है 10 रुपए पर यूनिट और एक्चुअल में वो 100 रुपए आ जाए, इतना थोड़ा ही फर्क होता है, 19-20 का फर्क ही होता है ना। आप अपना बेस्ट जजमेंट लगा के अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये अंदाजा लगाते हैं कि यार मिसाल के तौर पर अगले साल के अंदर पूरे साल में मेरे 5 लाख के एफओएच जो है वो आएंगे। भाई 5 नहीं आएंगे तो 5,50,000 आ जाएंगे या 4,95,000 आ जाएंगे। मैंने यूनिट्स बनाने हैं जी इंशाल्लाह 50,000 इस पूरे साल में, वो यार 55 बन जाएंगे, 48 बन जाएंगे, इतना फर्क तो नहीं होता इससे ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत फर्क आता है। वो कब, पीरियड के एंड पे जाते हैं, उस दिन खड़े होकर हम देखते हैं, और जो फर्क होता है पीएनएल के अंदर उसको रिकॉर्ड, यानी कॉस्ट ऑफ सेल में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर कम रिकॉर्ड किया था, अंडर एब्जॉर्ब रह गए गलती से, अंदाजे की गलती की वजह से कुछ अंडर एब्जॉर्ब रह गए, कुछ कम रिकॉर्ड हुए, तो बढ़ा लेते हैं कॉस्ट को, ज़्यादा हो गए कम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादा हम काम करेंगे जब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर स्टार्ट होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर है। इस दफ़ा सवाल नहीं आया, पिछली दफ़ा बच्चों को कहा था यार ध्यान कर लेना, 16 नंबर का सवाल आया था उसमें से, तो आता है, ना भी आया तो हर जगह घुसा होता है, वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, तो वहाँ पे जाके ये सही क्लियर हो जाएगा आपको, अंडर ओवर एब्जॉर्ब वाली बात भी, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया था। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 मैंने आपको करवा दिए थे, ठीक है, कोई मसला इनमें। और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे ही क्या दे दिए थे आपको होमवर्क में, ठीक है। ज़रा उनको क्विकली डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने सोल्यूशन भेजा था। अच्छा जी, अर्ज़ करता चलूँ, एक इस दफ़ा मैंने बच्चों को कहा था जैसे कि मैं नोट्स इकट्ठे करने की कोशिश करूँगा, तो वो कल भी उसी काम के ऊपर लगे रहे थे, वो हमारे जो कंपोज़र हैं, तो उन्होंने वो नंबरिंग वगैरह ताकि हो जाए प्रॉपर, जिस तरह से किताब की शक्ल सी बन जाए, तो वो कोशिश की है। अभी बस वो गलतियां तो ज़ाहिर होंगी, कोई सोल्यूशन में होगा, हो सकता है वही है जो वैसे ही मिलनी थी आपको, साथ साथ देखेंगे, लेकिन बुकलेट बहरहाल वो होपफुली आज बन जाएगा। तो वो फोटोकॉपियर से आपने ले लेना है, उनको मैं कहूँगा कि प्रॉपर उसको बाइंड करके जैसे टेप शेप लगा के ना वो किताब की शक्ल से बना देंगे। लेकिन स्टिल कोई अगर ना लेना चाहे तो मैं चैप्टर वाइज जो चैप्टर शुरू हुआ करेगा उसकी PDF भी मैं ग्रुप्स के अंदर शेयर किया करूँगा। ऑनलाइन वालों को तो PDF ही मिला करती है, उनके हर चैप्टर के साथ ये PDF मिलेगा। आप लोगों को भी मैं उस चैप्टर का PDF जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो साथ ही भेज दिया करूँगा, ठीक है, तैयार हो जाएगा ना। हाँ, अगर कोई चेंज होगी, कोई चीज़ को एक्स्ट्रा सवाल करवा देता हूँ, किसी सोल्यूशन को सही करते हैं, तो वो सोल्यूशन जो है वो सही वहीं पे होने वाला हुआ तो वहीं पे कर लिया करेंगे। अगर कोई नई चीज़ देनी पड़ेगी तो वो फिर मैं अलग से सफ़ा दे दूंगा। यानी कम से कम संभालने वाले सफ़े आपके पास रहें, ज़्यादा चीज़ें आपके पास जो है वो। उसके अंदर बस ये है कि जैसे ये चैप्टर है, अब इसके अंदर अगर आप गौर करें ना, आपको तो नहीं पता क्योंकि आपको पूरा चैप्टर सामने नहीं है, ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अगर आप गौर फरमाएँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से हो जाए, 31 सवाल है, ठीक है, ये टोटल 31 सवाल है। अब इनमें से अगर सॉल्यूशंस देखेंगे ना इस चैप्टर के एंड पे जो होंगे इसके साथ, वो सारे 31 नहीं होंगे जैसे किताबों में होता है। ज़्यादा सवाल मैं खुद करवाता हूँ, तो जो तो मैं क्लास में करवाऊँगा उसका सोल्यूशन आपको यहाँ नहीं मिला करेगा, और होमवर्क में भी कुछ अगले दिन करवा देता हूँ। तो कुछ सवाल होंगे जिनके सोल्यूशन होंगे, कुछ ज़्यादातर के सोल्यूशन नहीं होते, लेकिन वो सोल्यूशन जो आपको नॉर्मली होमवर्क में देता था और अगले दिन मिलते थे, सिर्फ वो डाल दिए, ठीक है, सही है। तो आपने वो मंडे को इंशाल्लाह ले लेनी है बुकलेट, ताकि आप फिर आगे का जो है वो पढ़ सकें, ठीक है। लेकिन आपको मैं सॉफ्ट फॉर्म के अंदर वो मैं आज शाम को ही होपफुली या कल में परसों की क्लास से पहले सॉफ्ट में भी भेज दूँगा। बट सॉफ्ट
कभी भी हार्ड का रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता, आपने लिखना होता है 100 चीज़ों को, ठीक है। तो ले लेंगे तो बेहतर होगा। आसानी ये है कि वो एक ही चीज़ एक ही बार संभालनी पड़ेगी। पूरा सेशन बच्चे यही संभालते रहते हैं और फिर कुछ अर्से बाद कोई बच्चा आ रहा है जी वो फलां नोट्स गुम हो गए हैं, फलां नोट्स फोटोकॉपी के पास तो पड़े होते हैं, लेकिन जो एक बार क्लास पढ़ते हुए आपके नोट्स तैयार होते हैं ना, वो बड़े कीमती होते हैं। उन पे बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी होती हैं, तो वो बेशक उसके बाद सॉफ्ट फॉर्म इसलिए है आपके पास कि जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे दोबारा रिवीजन के वक्त, तो आप ऐसा सवाल ना खोलें जिसके ऊपर जो है कुछ लिखा हो। तो सॉफ्ट में भी होगा, सॉफ्ट से देखे कर सकते हैं, या नई फ्रेश कॉपी लेनी हो तो चैप्टर वाइज भी पढ़ी होगी, वो लेकर आप क्वेश्चंस को वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली समझ आ गई होगी आपको सारी बात की। अब आ जाए ज़रा, क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन दे दिया था आपको। सोल्यूशन के अंदर मैंने भेजा था, सोल्यूशन मिला है? किस किस को मिला है? बाकियों ने देखने का रहमत नहीं ना की जी? देखा नहीं, चलें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं अभी 5 करवा देता हूँ, 5 का उसमें सोल्यूशन नहीं था, ठीक है। मैं अभी करवाता हूँ क्लास वर्क की, उसके बाद मैं 6 अभी करवाता हूँ, ये भी क्लास वर्क। 4, 7, 8, अच्छा 9 का भी आई थिंक एक पार्ट ही था उसमें, है ना, क्यों देखा हो। चलो ये 9 देख लेते हैं, ये शायद दोबारा कर भी लें, देख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, ठीक है। 4 भी मैं नहीं करा रहा, 4, 7, 8, 4, 7, 8 ये तीनों आप अपने उस सोल्यूशन से ज़ियारत कर लीजिएगा। इस सोल्यूशन की आपने सही किया होगा इंशाल्लाह, ये कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। अच्छा हाँ यार देखो ज़बरदस्त, मैंने तो बगैर देखे ये किया, ठीक है। कुछ मैं करवा भी देता हूँ ताकि थोड़ा सा और चीज़ें पक्की हो जाएं। छोटे छोटे सवाल बुनियाद तैयार करते हैं। वैसे मेरा आज का प्लान क्वेश्चन नंबर 10 है, स्प्रिंग 8 का ये क्वेश्चन मैंने करवाना है, और फिर आपको मैंने होमवर्क में देना है क्वेश्चन 11 ऑटम 22 का। मैंने 8 नंबर वाला सवाल कराना है, उसमें 6 की थ्योरी भी है, यानी कुल टोटल 14 है। आपको 2 की थ्योरी प्लस 6 नंबर का सवाल मिलेगा, और आप देखकर अश अश कर उठेंगे कि ऐसा भी कभी कभी होता है कि 2005, 6, 7, 8 वाले सवालों में से कोई सवाल मिलता जुलता आता है। बिल्कुल बहुत मिलता जुलता होता है, ये बड़े मिलते जुलते सवाल है। एक आपको मैंने करवाना है, आई कैप का ही एक सवाल, उसके कोई 15 साल बाद जो है वो आ गया, डेटा वगैरह चेंज करके थोड़ा सा मिलता जुलता। इसीलिए मैं ये शुरू वाले सवाल नहीं छोड़ता, ये कभी कभी इस तरह की हेल्प भी दे जाते हैं। प्लस असल में तो पिछली ये जो आपके पास 5-6 अटैम्प्ट्स की जो मैं आपको दिखाया था, ये कितनी अटैम्प्ट्स हैं? 7 अटैम्प्ट्स हैं, बोलो। इन 7 अटैम्प्ट से पहले ये कैफ 3 नहीं कैफ 8 होता था। उस वक्त हैवी सवाल ज़्यादा होते थे। तो हम जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है ना, हम उनके अंदर ये नहीं करते कि सिर्फ यहाँ वाले सवाल उठाकर करें, बल्कि हम वो सवाल करते हैं जो कैफ 8 के हुआ करते थे, मुश्किल सवाल हर टॉपिक में। जब वो सवाल तैयार हो जाते हैं ना, तो फिर आसान सवाल तो इंसान कर ही लेते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये मिलते जुलते सवाल अगर आ जाए तो अच्छी किस्मत होती है। 10वां सवाल आज करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा गपशप मजीद लगा लें, इसको और पक्का कर लें। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ जैन लिमिटेड मेड फॉलोइंग एस्टिमेट्स फॉर द कमिंग ईयर। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, इसमें फिक्स्ड भी होती हैं और वेरिएबल भी होती हैं, अनलेस कि वो अलग कर दे, ठीक है ना। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। ये क्या होती है जी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। खैर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। अब ये सारी टोटल में गिवन है। डायरेक्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और लेबर टाइम आवर्स में गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट करें प्री डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लो जी बिस्मिल्लाह, जल्दी जल्दी, शेती शेती। ये भी किया हुआ है ना आपने? चलो अच्छा है ना, थोड़ा सा ज़रा मैं का आप करेंगे नहीं, बस सिर्फ देख लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन मुझे करा देंगे, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। और असली सवाल आज शुरू करना है हमने। जो एग्ज़ाम में आने वाला सवाल है अभी भी वो नहीं कर रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम वाला सवाल आप देखोगे यही होता है ना, यही चीज़ें होती हैं जो आप बेसिक्स से पढ़ते चले आ रहे हैं। बेसिक्स की भी अफादियत का आज आपको अंदाज़ा होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो लेबर आवर्स की बेस पर टोटल FOH 5,25,000, बस यही इसी को पकड़ के रखें। लेबर आवर्स की बेस पे करना है तो 60,000 से डिवाइड कर देंगे। लेबर कॉस्ट की बेस पे करना है तो इससे डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, और मटेरियल कॉस्ट से डिवाइड करके उससे 100। तीनों बेसिस आ गई, बेहतरीन, 1 मिनट का काम है जी। क्वेश्चन नंबर 5, नोट्स का पता नहीं कौन सा पेज है, दफा करो फिलहाल जी। हमने 1
रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर उन्होंने पहले कहा ए जी OAR निकालो लेबर आवर्स की बेस पर, तो टोटल क्या कॉस्ट है जी 5,25,000 और लेबर आवर्स भी सवाल में मतलब बिल्कुल तैयार शुदा सवाल ही था। लेबर आवर्स सवाल में गिवन है कितने, अगर लगे कहीं मैं तेज कर रहा हूं तो रोक देना मुझे, तो सर मैं समझ नहीं 1 मिनट रुक जाए, लेकिन अब ये चीज़ अगर मैं आहिस्ता करूं तो फिर ये टाइम ज़ाया होगा, वैल्यू एडिशन नहीं है, बट कर रहा हूं थोड़ा सा और ज़रा आप लोगों को पक्के पैरों पे लेके आगे चलूंगा ना जी। जी कितने आवर्स, 60,000 लेबर आवर्स, ठीक है जी। अब आंसर क्या आ गया, ₹8. हाँ पर लेबर आवर लिखना भूला करो, ये सिर्फ फिर बाद में हेल्प तो यही करता है, पता तो यहीं से लगता है कि अब्जॉर्ब कैसे कराने हैं। ये OAR निकल आया। अब अगर ये पर यूनिट है तो हम जितने यूनिट्स आएंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मिसाल के तौर पर ये पर लेबर आवर है तो फिर यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकते हो सकता है एक यूनिट बनाने पर 1.5 घंटा लगता हो, तो आप पहले क्या करोगे, इसको इंटू 1.5 करोगे, वो पर यूनिट बनेगा, फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकल सकेगी। ये ध्यान से इसलिए लिख लिया करना है हमेशा, ठीक है। पर आर है, पर यूनिट है, पर आर कौन सा है, मशीन आर है, लेबर आर है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, ये लिखना है लाजमी, ठीक है। चल दूसरा जी बी, फरमाइए बी किससे किस पेज पर निकालना है, तो ₹525 वही रहना है, ₹525 वही रहना, याद है ना कल वाली बात, भूलोगे तो नहीं ना आप जिंदगी में। ₹500, मुझे भी याद रहेगा, ₹525 को डिवाइड करें लेबर कॉस्ट से, रुपीस, तो भाई ये रुपीस के साथ ही डिवाइड हो गया, तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, बात तो एक 100 परसेंटेज में आ जाएगा जी, 175%। क्या ये पॉसिबल है ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बिल्कुल पॉसिबल है जी, 175% बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब अगर 100 रुपये क्या, अगर 100 रुपया लेबर लगेगी तो उतने ही वक्त में, अगर एक प्रोडक्ट पे 100 रुपया लेबर कॉस्ट लगती है तो 175 रुपये उस पर FOH लगते हैं। अगर 200 रुपये की लेबर कॉस्ट लगेगी तो 350 के FOH एंड सो ऑन। बिल्कुल हो सकता है 175%, कोई ऐसी अनहोनी नहीं होगी। घर में परेशान हुए थे, हाथ खड़ा करें इसको देखते ही, बस ये हो जाए ना कभी परेशान होना खत्म, तो बस सवाल कर रहे आंसर आ गया 33.3333, लगता है मैंने गलती की है। भाई क्यों भाई गलती क्यों की आपने, आपका कॉन्सेप्ट सही जा रहा है तो सही है, गलती की है, बहरहाल समझ आ गई। चले नेक्स्ट, सी OAR निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तो बेस बनाई मटेरियल कॉस्ट की क्या है टोटल अमाउंट 7। हाँ अब ये ज़रा नॉर्मल हो गया होगा है ना जी, कितना 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब इसका मतलब यह है कि अगर 100 रुपया मटेरियल कॉस्ट इनकर होती है तो 75 रुपये। अब ये डिफरेंट बेसिस है ना, अंदाजे हैं, डिफरेंट अंदाजे हैं, तो ये तो नहीं कि कॉस्ट सेम आएगी, डिफरेंट अंदाजे हैं, डिफरेंट कॉस्ट ही होगी, तो सही है ना, अंदाजा है। अब एक्चुअल में प्लस माइनस जो होगा वो एंड पे जाकर, या यूं समझ लें ये 3 डिफरेंट कंपनीज हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं, ऐसे होता नहीं, ठीक है सही है। चल अब यह था कोई मसला। अगली बात वो कहता है कि एक जॉब है नंबर 924, अच्छा सवाल, जॉब नंबर बेसिक्स, बहुत छोटे सवालों में एक अच्छा सवाल, जॉब नंबर 924 की क्या करो जी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो। मतलब अब देखो ना ये सारी चीजें अब आपके अंदर इनबिल्ट हो गई बेसिक्स पढ़ने की वजह से, कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, मटेरियल लेबर ओवरहेड है। अगर बेसिक्स ना पढ़ते तो हर दफा यही रोते रहते, टोटल कॉस्ट लिखी हुई सर ये कौन सी है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, सर प्रोडक्शन क्या होती है, नॉन प्रोडक्शन कौन सी है, कब लेनी है कब नहीं लेनी है, अब सारी बातें जो है वो आपके अंदर जो है ना वो प्रोग्रामिंग हो गई है, ठीक है ना। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट किसे कहते हैं जी, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, अब ये तीनों को, ठीक है। अब वो कहता है ये कॉस्ट निकालो जॉब 924 की, ठीक है। इफ जॉब नंबर 24 रिक्वायर इतनी मटेरियल कॉस्ट, इतनी लेबर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब तीनों केसेस में करना पड़ेगा ना भाई, समझे हो, तीनों केसेस में करना पड़ेगा। ए केस के अंदर जो डायरेक्ट मटेरियल ए वाला आ गया फिर बी वाला भी आ गया, सी वाला भी, तीनों में डिफरेंट होगा, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सेम। एक जॉब आई, एक ऑर्डर आया हमें, उस ऑर्डर के ऊपर 20,000 का मटेरियल लग जाना है
और 8400 रुपए की लेबर लगनी। अच्छा इधर देखो 8400 रुपए की लेबर है तो डिवाइड बाय 1400 लेबर आवर्स करो तो यहां से ये पता लग जाएगा कितने रुपए लेबर को देते हैं पर आवर, रुपीस। क्या वैसे इसकी जरूरत है? सवाल में नहीं है, लेकिन कोई नहीं, सीख लो, जिंदगी में तो काम आ ही जाता है कहीं पे। अगर 84, लेकिन ये 1400 लेबर आवर्स हमें यूज कहीं करने पड़ सकते हैं ना। इस जॉब पर कितने लेबर आवर्स लगे हैं? 1400। और अगर हमने एफओएच को एब्जॉर्ब करवाना है पर लेबर आवर की बेस पर तो यही घंटे लगे हैं ना, इसलिए ये यूज कर सकते हैं। लेकिन वैसे मैंने कहा अगर आपको 1400 लेबर आवर्स दिए हुए हैं और टोटल कॉस्ट 8400 रुपए दी हुई है तो यहां से पता लग सकता है कि एक घंटे के कितने पैसे आपने दिए। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ी तो खैर है, कोई बात नहीं, दिमाग में तो ये किया करो। चलें आगे। अब जॉब नंबर 924 की टोटल कॉस्ट, तो ये जनाब मेरा पार्ट 2 स्टार्ट होता है। तो मैंने कहा जी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 924। ठीक है जी। अब डायरेक्ट मटेरियल लिखा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है जी? ये रुपीस के अंदर ही कर देते हैं, चलो छोटी छोटी तो फिगर है। तो 20,000। ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 8400 था, 8400। अब देखो बच्चों ये नॉर्मली मैंने आपको अर्ज किया था ना, हमें पता होता है कि एक मटेरियल के किलो पर कितना पैसे लगने हैं, एक लेबर के घंटे पर कितने पैसे लगने हैं, इसलिए ये तो सेम ही रहेगा। OAR बजटेड होता है, उसका इस पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है ना, वो एक्चुअल फिगर्स, ये एक्चुअल फिगर्स होती हैं, ये नॉर्मली एक्चुअल फिगर्स ही होती हैं। बजटेड सिर्फ क्या होता है हमारे पास? OAR। यानी हम इस पूरी प्रोडक्शन की कॉस्ट के अंदर बजटेड फिगर कौन सी लेकर चल रहे होते हैं? FOH की। ठीक है, वो भी पीरियड के एंड पे जाके हम फर्क निकाल देते हैं जो थोड़ा बहुत होता है अंडर ओवर का। ठीक है तो अब फिलहाल मैं ए पार्ट कोई एक ले लें, वैसे तो सारे लेने हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट असल में ये समझाने के लिए आपको सवाल बनाया गया ना जरा। ठीक है, तो मैं जरा ये वाला लेता हूँ। अगर मैंने FOH की कॉस्ट जो है वो एब्जॉर्ब करवानी है और मैंने अपने बिजनेस के अंदर जो OAR निकाला हुआ है वो लेबर आर की बेस पे निकाला हुआ है और वो है 8.75 पर लेबर आर, तो फिर मैं FOH की कॉस्ट कैसे निकालूंगा? मैं कहूँगा जी इस जॉब नंबर 924 पर मेरे 1400 लेबर के घंटे लगे, और जब लेबर का 1 घंटा लगता है तो हमारे 8.75 के ओवरहेड्स खर्च होते हैं। तो अगर इस जॉब पे लेबर के 1400 घंटे लगे हैं तो फिर कितने FOH खर्च हो गए, कितने FOH आ गए? ठीक है, तो 8.75 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1400 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा जी 1400 लेबर आवर्स। हालांकि ये लेबर आवर्स हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड में तो मशीनें, फैक्ट्री ओवरहेड मशीनों वगैरह के खर्चे होते हैं, तो भाई सही है ना, बेस ये बन गई। मतलब मजदूर उस फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं ना। ये इस तरह से होता है कि जी 1 घंटा मजदूर ने अगर काम करना है तो मजदूर ने क्या घर में बिजली का मशीन की बिजली लेकर जानी है? नहीं, मजदूर ने अपनी दिहाड़ी लेके जानी है। तो मजदूर को तो हम देते हैं 6 रुपए 1 घंटे का, लेकिन वो जो 1 घंटा फैक्ट्री में काम करता है उस 1 घंटे के अंदर फैक्ट्री के अंदर 8.75 रुपीज के खर्चे हो जाते हैं, बिजली के, गैस के, लटरम पटरम सारे। लटरम पटरम समझते हो? नहीं समझता? समझाऊंगा फिर कभी। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास करेंगे इसके लिए। अच्छा जी 1400 इंटू रुपीज 8. जी, तो आंसर क्या आ गया? 12250। ठीक है जी। अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ गई? 40650। ठीक है जी। अच्छा अब बाकियों को भी देख लो, फिर क्या करना कर ले। चलो दूसरा फिर, अब ये मैंने जो किया है ये मैंने बेसिकली ए वाला यूज़ किया है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन ही करूं और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रहा हूं, अच्छा ये पक्का कर लो क्योंकि ये काफ़ी देर ना फिर गायब हो जाना है, ये जो नहीं कर रहे हम काम, क्योंकि FOH का चैप्टर है ना, सारी पिटाई FOH पे शुरू हो जाएगी
OAR निकालो, OAR निकालो, अभी सिंगल निकाल रहे हैं मंडे से, डिपार्टमेंटलाइजेशन शुरू हो जाएगी, पहले डिपार्टमेंट वाइज सारे FOH को बांटेंगे, फिर उसको सर्विस डिपार्टमेंट को उधर लेके आएंगे, फिर OAR से आगे बात ही नहीं जाएगी। और जब को 3, 4, 5 दिन के बाद एकदम से प्रोडक्ट कॉस्ट मांगेगा तो फिर आप लोगों के चारों टायर ऊपर हो जाने हैं, ये क्या हो रहा है, हो यही रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा पक्का करके चलो। OAR निकल आया, मुश्किल होता है क्योंकि टॉपिक FOH का है ना, तो FOH पे लड़ाई चलेगी, OAR निकालने की लड़ाई होगी। तो जब वो लड़ाई जरा ज्यादा हो जाएगी तो असल भूल जाएंगे कि OAR निकाल के एंड पे करना क्या होता था, तो वो नहीं भूलना, ठीक है। इसलिए जरा स्टार्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 924। भाई अगर हमने FOH से डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पर निकाले हमारे बिजनेस ने तो ये कॉस्ट आएगी। अच्छा, अब ये ना हर बिजनेस ना अपने हिसाब से जो है वो मुनासिब बेस देखता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि OAR के अंदर बेस यूज करनी है, तो देखो आपके बिजनेस के अंदर इंटेंसिटी किस चीज़ की है आपकी फैक्ट्री के अंदर। अगर लेबर ज़्यादा काम करती है तो लेबर आवर्स ले लो, अगर मशीनें ज़्यादा मशीनों पर रिलाय करते हो तो मशीन इंटेंसिव आपका बिजनेस तो मशीन आवर्स ले लो। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, कोई सी एक बेस लेके आप चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने बेस ली हुई है मिसाल के तौर पे लेबर कॉस्ट, तो क्या बन जाएगी जी हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो सेम ही रहनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी सेम रहनी है। ये नॉर्मली मैंने आपको कहा ना एक्चुअल फिगर्स होती हैं 20,000 और, लेकिन अगर मैंने FOH एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो निकाला है एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो बड़ी सादा सी बात है। मैं कहना कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर 8400 रुपये के मुझे मेरी लेबर कॉस्ट आई है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो इसका 175% या 1.75 कर लें, 1.75 कर लें, क्या बेहतर है। दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है, पर हम ये लिख लिया करेंगे, आदत आगे करना ही है। 1.75%, यानी कि 8400 से भी 75% ज्यादा आएगी FOH की कॉस्ट, 175%, ठीक है। समझ आ रही है। पहला दिन तो नहीं आपको, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितनी छुट्टियां की हैं आपने। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, पढ़ने वाले ऐसे होते हैं, और तुम हो एक। किस किस का आज पहला दिन है। ये अब मंडे को आएंगे मेहमान आने ग्रामी, नहीं ना मुक्के वाले PRC से पेपर, मंडे को आएंगे तो उनको लगेगा आज हाँ पढ़ाई तो अभी शुरू हुई है, डिपार्टमेंटलाइजेशन पूछेंगे सर रजिस्टर किए कुछ बेसिक्स किया ही कुछ नहीं तुम लोगों ने। फिर अगर वो इनको सीरियस नहीं लेंगे लेक्चर्स तो फिर वो रोज मरेंगे। इससे बेहतर है वो एक ही बार मर लें, यानी कि आज पेपर दे के शुरू करें, संडे को भी लें, मंडे ट्यूसडे 1-2 दिन चलो डिपार्टमेंटलाइजेशन मौका दे रही है, बेसिक्स कर लें, तगड़े हो जाएंगे तो फिर एक ही बार मरा गया, बार बार ना मरना पड़ा, ठीक है ना। तो एक ही बार मर लेना बेहतर है रोज मरने से, ठीक है। शेर की एक जिंदगी, एक दिन की जिंदगी है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, जी जनाब, ठीक है। टोटल भी बता देते। 43100, और जी लास्ट भी कर ही दो, अब इतना कर लिया है तो चलो कर दो। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 924, जो भी नहीं 24। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सेम होनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी सेम होनी है। FOH में आना है चेंज, क्योंकि बेसिस बदलेंगी तो OAR बदलेगा, OAR बदलेगा तो आपकी FOH की जो एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट, ये FOH एब्जॉर्ब्ड की कॉस्ट है, FOH एब्जॉर्ब्ड है। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख ले ब्रैकेट में, ये हम क्या निकाल रहे हैं जी, FOH एब्जॉर्ब्ड। देखो ना 924 तो कोई अंदाजा नहीं है, 924 जॉब के तो यूनिट्स बने होंगे, ये तो जॉब एक्चुअल में रिसीव हुई, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो इस जॉब की, ठीक है। तो ये तो अब जॉब है, इस समझो ये काम कर लीजिए, करने जा रहे हैं तब भी एस्टीमेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अब एब्जॉर्ब करवा रहे हैं जी 20,000, 8400। और अब इस बार हम अगर हम ये कर रहे हैं ये, तो 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारा एस्टीमेट है जी FOH होंगे जी। डिफरेंट है हर दफ़ा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, अंदाजे की बुनियाद पर होता है ना, ठीक है। हर बिजनेस अपने मिजाज के हिसाब से लेता है जी। 424,000,
100 ठीक है, 42,400। तो अब एक्चुअल में जो भी चेंज होगा वो एंड पे पीरियड के जाके देख लेंगे। ये जॉब 924 है, 924 जॉब का नंबर लिखा हो, मतलब बड़ी जॉब्स इस दफ़ा होती है कि ऑर्डर आते रहे होंगे, तो 1000-1500 जितने ऑर्डर भी होंगे इकट्ठे हो जाएंगे, अंदाजे की बुनियाद पे एफओएच रिकॉर्डेड होंगे। अब पीरियड एंड पे जाके देख लेंगे, जो प्लस माइनस होगा वो एक ही बार एडजस्टमेंट डाल देंगे। ठीक है, यानी असूल क्या बना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम वालों का असूल क्या है, वो एफओएच की कॉस्ट को जो है वो एब्जॉर्ब करवा देते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एक एस्टिमेटेड रेट है, प्री डिटरमिन्ड रेट है, जिसको पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर बजट्स को यूज़ करते हुए निकाल लिया जाता है और फिर ड्यूरिंग द पीरियड इसी को यूज़ करके प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली जाती है। ठीक है, ओके, अच्छा जी, तो 6 भी कार ही लें फिर अब जल्दी से। एक से ज़्यादा भी तुम्हारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ये भी मज़े का सवाल। मार्कर्स का मज़ा नहीं आया, सवाल तो मज़े का आ गया, पांचास नहीं आई। यार मैं आज बहुत खुश हूँ, भला पूछो क्यों? एक खुशी हो तो बताऊँ, आज दो खुशियाँ हैं, इनफैक्ट 3 खुशियाँ हैं। अब पूछो क्या, प्लीज़ पूछ लो, अब बेइज्जत ना कर देना कि नहीं हम नहीं पूछते। पूछो क्या, पूछो क्या? एक तो कल हम मैच जीते, दूसरा आज सैटरडे वीकेंड है, मैं कल आराम से सोऊंगा, तीसरा कल फिर मैच है। ये है मेरी खुशियाँ। और आपकी खुशियाँ क्या हैं? एफओएच का चैप्टर हमने देखो शुरू कर दिया, कल खुशी मिली। आज हमने सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ख़त्म कर दिया, पास पेपर का सवाल भी किया, घर पे भी करेंगे। तीसरी खुशी, कल संडे है, पढ़ पढ़ के अन्नी मचा देंगे। खुशियां हैं मुख्तलिफ, टारगेट्स हैं मुख्तलिफ। ठीक है, बिल्ली तुम हो और चिचड़े सीए है, छोड़ दो फिर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिल्ली हो और सीए करना चिचड़े है और तुम्हारे ख्वाब में आ रहे हैं, बंदे ही करते हैं यार, मेरे वर्गा जे कर सकता है ना, तुसी तो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो, यकीन करो। बिल्कुल डूएबल चीज़ है ये, कोई क्या खलाई मखलूक आके नहीं करती है, इंसान ही करते हैं, बहुत आसान है। सिर्फ डर निकाल दो दिल से, यकीन मानो एक पर्चा भी नहीं रुकने वाला आपका इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन सिर्फ डर निकाल के तो ये नहीं कि फिर सारा लाहौर फिर रहो। मैं क्वालिफाई करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर आया, पढ़ना शुरू किया, यहीं पे पढ़ा, यहीं पे आर्टिकल्स हुए। क्वालिफाई करने के बाद मैं गया था ये शाही किला देखने, लाहौर आने के बाद। मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे इतने अरसे में पढ़ाई की। हाँ, बस ये करते थे कि शब जुमा पे मस्जिद इब्राहिम चले जाते थे कि चलो यार थोड़ा सा बंदा, फिर भी उसी ऐसे कामों से बंदा फोकस्ड रहता है, नहीं घूमा फिरा, टाइम ही नहीं होता था। जो थोड़ा सा टाइम मिलता भी था घर चले जाते थे, फिर आते थे गाँव से। हाँ जी, उसमें भी आते जाते पढ़ लिया, वहाँ पे मौका मिल जाता था तो वहाँ भी पढ़ लेते। आते जाते तो मौका होता ही, गड्डी से वेला बंदा 3-4-5 घंटे का सफ़र है। जैसे ईद पे आप लोग जाएंगे, वहाँ पे भी आपकी 6 छुट्टियाँ हैं, 3 दिन एंजॉय करें, बाकी 3 दिन फुल एंजॉय ना करें, 75% एंजॉय कर लें, 25% पढ़ाई भी कर लें, निकल आता है टाइम। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ, आपके सामने ना मंजिल है, जिसके सामने बेटा मंजिल होती है ना, वो मुसाफिर जो है ना, वो थकता नहीं है। ओके, उसको पता है कि यार बस ठीक है, आज की है मुशक्क़त। ना दोस्त कहीं जाते हैं, ना रिश्तेदार कहीं जाते हैं, मेरे सारे दोस्त आज भी मेरे साथ हैं, इंटैक्ट हैं। जबकि जब सीए कर रहे थे तो लगता था यार, ऐसे लगता है जैसे हमने ट्रेड ऑफ कर लिया है, दोस्तों के बदले सीए, रिश्तेदारों के बदले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर समझने वाले होंगे आपको तो आपके साथ ही हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से साथ हैं, आप भी उनके साथ हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से साथ हैं। करेंगे ना इंशाल्लाह, पढ़ाई इसी दफ़ा पास करना है। ठीक है, कौन कौन 20 साल मनसूबा लेके आया? चुप कर, मैं डी अहम गल्ला कर रहे हैं, तू इधर मुंशी आदमी गलती सही करा ले। कौन कौन 20 सालों में सीए करने का इरादा लेके आया? हरकतें तो सबकी ऐसी हैं। आप देखो ना, आधी क्लास है ही नहीं, आधी से भी ज़्यादा क्लास है ही नहीं। अभी आप देखोगे जब ईद के बाद इधर रश पे होना है, बंदे तो बंदा, ओए हो कहाँ है सारे। अच्छा फिर चलो चले गए, किसी मजबूरी में चले गए, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, आप देखना उनमें से भी आधे लेक्चर लिए बगैर आएंगे। तब जब बुनियाद ऐसी डाल रहे होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हाँ जी, आप पूछिए, आप सवाल। क्यों जी?
बेटा यहाँ पे ना पर लेबर आवर निकाला था ना रेट, तो 1400 घंटे काम हुआ इस जॉब पे, तो ये और लेबर कॉस्ट की बेस पर निकाल, ये डिफरेंट सवाल है, ये कोई सवाल नहीं है असल में। आप इसको लॉजिकली प्रूव करने बैठ जाएं तो ये तो सवाल थोड़ी होगा। बाकी अगली बात ये है कि आर्स की बेस पे एफओएच रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, ये आर्स और उधर कॉस्ट निकलती है, लेबर आर्स को मल्टीप्लाई करके लेबर कॉस्ट है तो डिफरेंट हो जाती है लेबर कॉस्ट, वो डिफरेंट है तो फिर डिफरेंट कॉस्ट आएगी। बहरहाल सिर्फ कैलकुलेशन सिखाएगी, छड़ दो जान। पास पेपर पे जो सवाल होगा उसका जवाब दूंगा मैं, ऐसे तो ऐसे से जो असली सवाल है। अच्छा जी, तो टाइम मैंने ज़ाया कर दिया, थोड़ा सा आपका माजरत चाहता हूँ। कैलकुलेट प्लांट वाइड एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट। बेटा ये प्लांट वाइड किसे कहते हैं? नहीं, पूरे बिजनेस का एज अ होल, यही तो सिंगल ओएआर है। अच्छा, ऐसे नहीं कि ये मैं ऐसे करके बस अब गोली करा दी आगे चला गया। आप तो नोट्स जब मिलेंगे ना, आप जब नोट्स लेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर ये नाम लिखे मिलेंगे। लव लें दो पहले, ये एफएच एब्जॉर्प्शन रेट, ये वाला जो है इज ऑल्सो नोन एज एफएच अप्लाइड रेट, प्लांट वाइड रेट, ब्लैंकेट रेट, कंपोजिट रेट, एफएच रिकवरी रेट, प्री डिटर्मिन्ड एफएच रेट लिखे हुए हैं, पढ़ने पड़ेंगे नोट्स। किस किस ने बेसिक्स के नोट अभी तक नहीं पढ़े? नोट्स नहीं पढ़े? आगे तो नहीं निकल गया? आगे निकल गया, पढ़ना पड़ेगा। बहुत कम थ्योरी मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई है, आई कैप से ही की हुई है। आई कैप किताब से जो थ्योरी कम अज़ कम पढ़ने वाली है वो रखी हुई है, ये कम अज़ कम तो पढ़ लें। बाकी तो सारा कुछ इसमें लिखा होता है, टॉपिक कैसे करना है, सवाल कैसे करना है, वो तो हम वैसे कर रहे होते हैं ना। तो अब अगर ये कम अज़ कम भी आप ना करें ना तो फिर आप जंगलों में निकल जाएं। तो हमें क्या चाहिए जी? सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, सिंगल ओएआर। जी क्या हुआ जंगलों में? क्या? अच्छा, बेस्ड ऑन मशीन हावर्स, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। ठीक है जी, तो मशीन आवर्स की बेस पे मतलब क्या होता है? बजटेड एफओएच लेंगे, डिवाइड करेंगे उनको बजटेड बेस से, तो बजटेड बेस क्या लेनी है? बजटेड मशीन आवर्स। देखो ना, आपका बिजनेस है, आप किसी भी तरह से बजट को निकाल सकते हो। आप यूँ कह सकते हो हम अगले 1 साल में 50,000 यूनिट्स बनाएंगे, या आप यूँ कह सकते हो भाई हमारी मशीन अगले 1 साल में कोई 1.5 लाख घंटे चलेगी। ज़्यादा नहीं हो गया? 1.5 जितने भी बनते हैं साल ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣ ना लग जाना यार, साल ਦੇ जिन्ने घंटे होंगे जिन्हें ਤੁਸੀਂ चलाते हैं, मशीनें ज़्यादा कर लेंगे ना, एक मशीन का मैं बता रहा हूँ, सारी मशीनों का। खैर बहरहाल जो बजटेड आवर्स होंगे उनको ले लेंगे। तो एफओएच को जब इनसे डिवाइड करेंगे, अब क्या आएगा? पर मशीन आवर। तो अब फिर देखेंगे आपके जो भी ऑर्डर हो या जो भी प्रोडक्ट हो वो कितने यूनिट्स बने, तो जितने यूनिट्स बने हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके एफओएच की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, तो कैलकुलेट करें कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग अबव। ठीक है, अगली बात बाद में देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ, क्या कह रहा है जी? कॉस्ट पर यूनिट निकालो ईच प्रोडक्ट के। अच्छा, मतलब हम आज फैक्ट्री के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। रेट तो सिंगल ही यूज़ करना है लेकिन प्रोडक्ट्स मल्टीपल हैं। ये बड़ा मज़े का काम है। सिंगल रेट सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रेट मल्टीपल प्रोडक्ट, फिर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स सिंगल प्रोडक्ट, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स। वो आई कैप ने ना इस तरह की कैटेगरीज बनाई हुई हैं, मैं बिल्कुल इनमें से किसी एक का भी नाम नहीं लूँगा। पागल हैं हम? ज़िंदगी आसान रखें, चुप करके हमने तरीका ये काम शुरू किया, करते जाएंगे। आपको हाँ बस एक तरह से सारे हो गए, ठीक है ना। वो अल्टीमेटली जब आप ऑडिट करोगे किताब का आपको समझ आएगी, अच्छा हाँ ये सब हमने किया भी और नाम शाम भी नहीं रखे इनके। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट्स हैं, सिंगल रेट है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई मसला नहीं है। सिंगल रेट निकालो और जो प्रोडक्ट बनाई है उसकी डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच उसके अंदर एब्जॉर्ब करवा दो। यहीं पे तो आके असल में आपको वो कहानी समझ आती है कि फैक्ट्री के खर्चे हैं कॉमन, हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी सी डी जितनी प्रोडक्ट्स भी हैं उनको। ठीक है, तो पढ़ते हैं। राशिद लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 1 लाख विच इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड मशीन आवर्स फॉर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो 1 लाख क्या है जी हमारे पास? बजटेड एफओआई। फॉलोइंग एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, बजटेड मशीन आवर्स,
ये क्या है, 1 लाख क्या है टोटल, ये क्या है जी, टोटल FOH की कॉस्ट है। और वो कहता है बेस किसको बनाना है, तो मशीन आवर्स भी तो फिर हमें क्या चाहिए। अब जालिम ने सवाल में क्या किया, तो कोई बात नहीं, हमारे पास ऊपर यूनिट्स भी तो आ रहे हैं। तो बस यही होता है बेटा CMA में, और कुछ नहीं है। आपको बस स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। मैं अगर आपको पहले दिन, आपको पहली क्लास के अंदर ये जो अगला सवाल 10वां हमने करना है वो करवाता, तो आप कहते चलो यार ये ऐ मेरे दिल चल कहीं और चल, ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, ये कह के आप मिट्टी झाड़ते कपड़ों से और वापस चले जाते। तो स्लो पॉइजन है कुछ भी नहीं, ठीक है। बस स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ, रोज आना मकसूद है। और इस तरह के मामला, जैसे अब ईद से पहले घर बैठे, अब बड़ी ईद से पहले घर जाएंगे और बाद में भी बैठे होंगे, तो ऐसे बच्चे अगली बार फिर बगैर छुट्टियों वाले सेशन में टारगेट कर रहे होंगे ना, हमें तब पास करना है। हालांकि इसी टाइम में कर लेना चाहिए पास। तो ये जनाब 10,000 घंटे, ये 25,000 घंटे और ये 15,000 निकल सकते हैं। कैसे किया मैंने, आर्स पर मशीन आर्स पर यूनिट 2 लगते हैं और हमने एक कितने 5,000 यूनिट्स बनाए, तो इसका मतलब A पर टोटल 10,000 मशीनी घंटे लगे, B पर 25,000, C पर 15,000। अब ये सारे के सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स पे लगे हैं ना, तो इनको टोटल करोगे तो हमारी फैक्ट्री का टोटल मशीन आर निकलेंगे। फिर जाके दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो वो 50,000 को डिवाइड करोगे लाख से, तो आपका OAR आएगा पर मशीन आर 2 रुपया। जुबानी भी निकल आया, ठीक है। चले, उसके बाद कहता है एक्चुअल इंफॉर्मेशन ये है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इतनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इतनी है, और एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स और एक्चुअल मशीन आवर्स वर द सेम एज बजट। कहता है यूनिट्स वगैरह के अंदर कोई चेंज नहीं आया। अब कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की तो ये ले ली, और FOH की कॉस्ट क्या करोगे। अच्छा, मांगा उसने क्या है, कैलकुलेट करो OAR पर मशीन आवर और कैलकुलेट करो कॉस्ट पर यूनिट। ये तो बहुत आसान सवाल है यार। चलो खैर फटाफट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 अब मैं यहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है जी, आपने घबराना नहीं है। उसके बाद आपने निकाल लेना है OAR, और OAR आपका निकलेगा ₹1 लाख को डिवाइड करके पता नहीं किससे, क्योंकि वो मुझे पता नहीं है ना अभी कि मशीन आवर्स कितने। तो ये मशीन आवर्स मुझे छोटी सी वर्किंग करके निकाल लेने चाहिए। तो वर्किंग 1 मैंने की जी, मुझे चाहिए टोटल मशीन आवर्स। नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लिखना है तो लिख लो, ठीक है, लिख ले, रहने दो। अब बताओ जी, इधर देखो। अच्छा लिख लेता हूँ यार, मेरे जैसे भी कोई बैठे होते हैं, आप तो सारे हैं लायक बच्चे, तो मेरे जैसों का क्या होगा भाई। मेहनत किया करो, लायक होना को ज़रूरी थोड़ा ही है, मेहनत को अल्लाह फल लगाते हैं। टोटल मशीन आवर्स जी बच्चों, CA में बहुत ज़हीन बगैर मेहनत वाला पास हो ना हो इसकी गारंटी नहीं है। एवरेज सा बच्चा बहुत मेहनत करने वाला पास हो जाता है, ये देखा है, इसकी गारंटी बंदा दे सकता है, ठीक है। ले जी, प्रोडक्ट A के ऊपर 5,000। आज वसीयत ना कर रहा है, लगता है मर जाना है, मंडे ਨੂੰ नहीं आना तू। अच्छा जी, तो 5,000 यूनिट्स बनाए A के, और हर यूनिट पर 2 घंटे लगे। 5,000 यूनिट्स इंटू 2 मशीन आवर्स पर यूनिट, प्लस B के 10,000 यूनिट्स बनाए और 2.5 घंटे लगे। तो 10,000 यूनिट्स इंटू कर देंगे 2.5, तो ये आ जाएगा मशीन आवर जो आपने लगाए B पर, प्लस 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 0 प्लस जी। नेक्स्ट, C के 15,000 यूनिट बनाए और हर यूनिट पर 1 घंटा मशीन का लगा, तो 15,000। टोटल कितने बन गए, 50,000 मशीन आवर्स। ये टोटल आपके जो है वो काम हुआ है, ठीक है जी, तो सही है। अब 50,000 मशीन आवर्स आपने निकाले हैं वर्किंग नंबर 1 में छोटी सी करके, और अब मुझे बताएं जी, आपका रेट आ गया 2। अब ऐसे ज़बानी भी कर लिया था, आपके ऊपर है ना, आपने समझ लिया चीज़ को तो आपको अच्छी समझ आ गई है, लेकिन बहरहाल बुनियादी चीज़ें अब क्या करें। अच्छा, अब अगला काम उसने क्या कहा था जी, A, B और C की कॉस्ट निकाल दो पर यूनिट इसी अबव अब्जॉर्प्शन रेट को यूज़ करके। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, मसला ही कोई नहीं, हमें पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट चाहिए, कोई मसला ही नहीं।
हम कौन सा अलग अलग करेंगे, ऐसी सूरत में तो हम टेबल बनाया करेंगे। याद है वो 3 रूट्स वाली व्हीकल्स आई थी, तो हमने यही काम तो किया था। वक्त बचाते हैं, बार बार अंग्रेजी लिखने का वक्त बचा लिया करते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट देखो, प्रोडक्ट कॉस्ट सारे सीएमए में यही चलना है। और अब दिमाग में बैठ चुका है कि क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच की कॉस्ट। बस एफओएच में अब नई चेंज क्या आ गई है, एफओएच गिवन नहीं है आजकल, निकालना पड़ रहा है, और निकालते भी बजट्स की बेस पे हैं, तो OAR है, ठीक है भाई। वो अपना बोर्ड तो मिटवा दें। अच्छा, अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, हाँ वरना वो 10वां सवाल तो उधर ही करेंगे ना। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इधर देखो, ये एक्चुअल है, एक्चुअल बजटेड ढूंढो। नहीं, मटेरियल की होती नॉर्मली एक्चुअल, लेबर की मैंने कहा था होती नॉर्मली एक्चुअल, हमें पता होती है, ठीक है। तो मटेरियल 10 12 8, मटेरियल कॉस्ट लगती है जी 10 12 8। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 9 6 7, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 9 6 7। और आपका फेवरेट एफओएच, तो एफओएच कॉस्ट जो है, अब ये सारी कॉस्ट जो है ना बेटा पर यूनिट चल रही है, ठीक है। लेकिन चूंकि एफओएच है, ये आर्स डिफरेंट होने हैं ना, पर आर, ए पर, एक ए पर कितने घंटे लगते हैं, ए को पर नहीं लग गए, एक ए पर कितने घंटे लगते हैं मशीन के, 2। तो फिर कितने एफओएच इसको लगेंगे, यानी कि जब 2 घंटे में एक ए ने बनना है, तो 1 घंटा मशीन का 2 रुपये कॉस्ट करता है, तो एक ए पर फिर 4 रुपये की कॉस्ट आ गई ना। और समझ आ रही है, समझते जाओ आहिस्ता आहिस्ता। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आई। एक ये मैं एक ये प्रोडक्ट बनाता हूँ ए, एक ये प्रोडक्ट बनाता हूँ बी, और एक ये प्रोडक्ट बनाता हूँ सी। ये 3 प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूँ। ये जो मेरी ए प्रोडक्ट है, ये मशीन के ऊपर 2 घंटे लेती है बनने में, और मशीन का 1 घंटा हमने निकाला है कॉस्ट कर, अंदाजा है 2 रुपये कॉस्ट करता है। तो मेरे इसके ऊपर मटेरियल तो एक्चुअल 10 रुपये का लगा, मुझे पता है, लेबर भी 9 रुपये की लग गई। एफओएच कितने चार्ज करूं? अगर 1 घंटे के 2.5 रुपये कॉस्ट है एफओएच की, और इस मेरे ए प्रोडक्ट पर 2 घंटे लगते हैं, तो कॉस्ट कितनी लगी? क्यों? 2.5 बोला है मैंने? अल्लाह मुझे माफ करे। इस एक प्रोडक्ट ए के ऊपर मेरे 2 घंटे लगते हैं, और 2 ही रुपए मुझे 1 घंटे की कॉस्ट पड़ती है, तो फिर इस एक पर एफओएच कितने लगे? 4, 2 × 2, बस ये बोला था, ठीक है। सी प्रोडक्ट सी पकड़ लो, प्रोडक्ट बी रख दो, प्रोडक्ट ए यूज करूंगा मैं जी। तो अब मसला ये है कि ₹2 × 2 आवर्स, ₹2 × 2.5, ₹2 × 1, बार बार करें, इसकी बजाय हम यूं लिख लेते हैं, मशीन आवर्स पर यूनिट इंटू ₹2। चलो ₹2 कहाँ से आया जी? रिक्वायरमेंट 1 से। अल्लाह अल्लाह खैर से, अब बार बार नहीं लिखना, ठीक है। तो मशीन आवर्स पर यूनिट 2, और बोलो 2 × 2 4। अगले बी पर कितने लगते हैं? 2.5, तो 2.5 × 2। और सी पर कितने लगते हैं? एक सी पर 1 घंटा, तो 1 घंटे की कॉस्ट एफओएच की 2। तो ये जनाब हमारे पास क्या आ गई। तो बारीक बारीक सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं भाई, फ़ायदा देंगे यही, सिखाते तो यही हैं। बड़े सवालों में और रोले थोड़े होते हैं, मतलब छोटी चीज़ें नहीं समझ सकता फिर जी। फरमाइएगा। 23, नेक्स्ट, वाह नेक्स्ट, शुक्र है, मैं गया अभी 23 सिखाने से देखा। अच्छा, अब ये तो जनाब हमारे पास क्या आ गई, पर यूनिट कॉस्ट। लेकिन वो भी नहीं रुकिया, की कहता है कैलकुलेट करो सेल प्राइस इफ कंपनी एड्स मार्कअप इक्वल टू 20% ऑफ कॉस्ट। निकालना सिखाया हुआ, ठीक है। अब मार्कअप है ना, स्टेप 1 C+P = S करो। अब मार्कअप है तो ऑन कॉस्ट, तो फिर किसको लेंगे इस इक्वेशन में? 100 कॉस्ट को। याद आ रहा है? अच्छा, मार्कअप यानी प्रॉफिट कितना है? 20, तो सेल बैलेंसिंग आ गई 1। अब देखना है सवाल के अंदर क्या गिवन है, जो गिवन होगा उसको डिवाइड कर देंगे। ये परसेंटेज ने बेसिकली
जो गिवन होगा उसको डिवाइड कर देंगे इस परसेंटेज से, और जो रिक्वायर्ड होगा उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे गिवन क्या है इस वक्त, इधर देखना मेरे बच्चों, ये क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट मुझे गिवन है। ये मैंने गिवन नहीं मतलब निकाल लिया, अब तो गिवन है ना, मैं निकाल चुका हूं अब कॉस्ट। ठीक है, ये बड़े सवालों में भी यही होगा, जैसे सीवीपी का सवाल होगा, वो कहेगा सेलिंग प्राइस डिटरमिन करो अगर आप इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो, और उसके पीछे कहानी सारी जो होगी वो अंग्रेजी में लिखी हुई होगी, मतलब आपको हर कॉस्ट खुद एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो अभी बहुत कुछ आगे पढ़ना है, अभी तो मैंने बोला ना इश्क के इम्तिहान, अभी तो बहुत कुछ आगे देखना है। मटेरियल के अंदर क्या, मटेरियल का के अपने रोले हैं, लेबर के अपने रोले हैं, एफएच के अपने, एफएच के रोले शुरू हो गए हैं ना, ये रोले ही तो हैं। ठीक है, लें जी, अब कॉस्ट गिवन है, मैं निकालना चाह रहा हूँ जी सेल प्राइस, तो मैं सेल प्राइस भी निकाल लेता हूँ, कोई मसला नहीं, ये भी पर यूनिट ही निकलेगी। और इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, मैं कहता हूँ जी कॉस्ट पर यूनिट जो गिवन है उसको डिवाइड कर दूंगा मैं 100 से, मुझे भूल जाता है, बताया करो, डिवाइड कर दूंगा 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये एक बार फॉर्मूला लिखा गया, ये पर यूनिट कॉस्ट है, इसी से इससे निकलेगी पर यूनिट सेल प्राइस। ठीक है, तो सेल प्राइस निकालो जी। अब देखो कैलकुलेटर पे एक बार आपने जो है वो 23 लिखा, 23/100 किया, 23/100 इंटू 120, दूसरा भी यही होगा। अच्छा, अब ये इत्तेफाक से ना एक जैसा सवाल बन गया था, अगली बार चेंज करता हूँ इसको, मैं भूल जाता हूँ हर दफ़ा। और 20.4, थोड़ा थोड़ा समझ आया आपको कि आज खड़े होकर हम स्टार्ट में ही खड़े होकर क्या कर गए, ये एस्टीमेट लगा लिया हमने कि अगर हमने इतना प्रॉफिट जेन में रखा हुआ है ना, तो फिर मेरी जो ये प्रोडक्ट ए है इसको मैं इसकी प्राइस में क्या अनाउंस करूं, इसकी प्राइस क्या अनाउंस करूं 27.6। और ये काफ़ी हद तक मुनासिब एस्टीमेट होता है, एंड पे जाके कोई 20% एग्जैक्ट ना आए तो 19% आ जाएगा, 21 आ जाएगा, पर करीब करीब होता है। ये नहीं होता कि आपने 20 की चीज़ बना के 19 की बेच दी होगी, इतने पागल नहीं होते आप। ठीक है ना, ये बात समझ आई। अब खड़े स्टार्ट में ही हैं और ये तीनों काम कर गए, कॉस्ट भी निकाल गए और सेल प्राइस भी डिटरमिन कर दी, क्योंकि हमने भाई सारा पीरियड चीज़ें बेचनी है तो वो सेलिंग प्राइस डिटरमिन करेंगे तो बिकेगी ना। और होती बड़ी नाजुक चीज़ है, ये नहीं है सर जी खुला ही लिख दें अंदाजे से 50 रुपये। भाईजान आपके जो हमसाये ने, कंपेटिटर ने, वही चीज़ जो है जब जो है ना वो 30 रुपये की बेचनी है तो आपसे 50 रुपये की किसी ने नहीं आगे खरीदनी। प्राइस बहुत डेलिकेट चीज़ है, प्राइस को तो छेड़ते ही नहीं, हम कोशिश ही करते हैं कॉस्ट हमारी कम हो, प्राइस को ना छेड़ना पड़े, प्राइस तो वैसे ही मार्केट डिटरमिन कर रही होती है। ठीक है ना, खैर चलें छोड़ें, समझ आई बात यार। अभी मैंने क्वेश्चन 10 करना है, एजाज तुमने पार्ट 2 का इशारा कर दिया यार, हद हो गई यार। करें यूं करते